कक्षा में बच्चों हमने पत्र पढ़े थे। पत्र एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पत्र जो है एक कला है। इसमें हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क कर सकते हैं। बातचीत करने का एक अच्छा, सस्ता और सरल साधन है। पत्र के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को और अपनी समस्याओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज के व्यस्त युग में बिना अधिक भागदौड़ कर हम अपने विचारों और समस्याओं को संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जिसके लिए हमें पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। अच्छे पत्र की विशेषताएं सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभावशाली शैली, पूर्णता। मतलब उसमें वह क्या कहना चाहता है उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शैली हमारी स्पष्ट होनी चाहिए और व्यर्थ की बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए। और पत्र की शैली प्रभावित करने वाली हो, आकर्षित करने वाली हो और हम क्या लिखना चाहते हैं वह अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़े थे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आते हैं हमारे कार्यालय पत्र, जो ऑफिशियल पत्र बोलते हैं, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र, बिजनेस से संबंधित पत्र। पत्र लिखने का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट लिखना चाहिए। हमें संबोधन महोदय, महोदया, मान्यवर आदि लिखना चाहिए। फिर हमें पत्र समाप्त करने पर हमें नीचे भवदीय और भवदेया लिखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऐसे पत्र हैं इनमें हम अपने किसी निजी, परिचित और पारिवारिक नहीं होते ये, क्योंकि वह अनौपचारिक पत्र में होते हैं। तो औपचारिक पत्र में इस तरह के पत्र नहीं लिखे जाते। पत्र संपादक को सरकारी कार्यालय और इनमें हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, ये सब ये हमारा हो चुका है। तो और हमने पिछली बार पत्र किया था अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र। उसके बाद हमने भूमिगत वाहन खड़े करने की व्यवस्था उसके लाभों से अवगत कराते हुए न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखा। आज हम करते हैं अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र में क्या आता है देखिए, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र आदि शामिल होते हैं। आजकल इन पत्रों का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। टेलीफोन और मोबाइल आदि ने इनका स्थान ले लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पत्र का आज भी प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्र प्रेम, स्नेह एवं आत्मीयता की झलक दिखनी। जो हम पत्र लिखते हैं उसमें स्नेह और आत्मीयता की झलक दिखनी चाहिए, जो हम क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार के पत्रों में उचित है वैसे हमें अभिवादन करना चाहिए और कुशलता आदि के बारे में पूछना चाहिए। संबोधन एवं अभिवादन के अनुसार भाषा में शिष्टता एवं गरिमा होनी चाहिए। सरलता एवं स्पष्टता इसके आवश्यक गुण हैं। पत्र चाहे औपचारिक है या अनौपचारिक, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र समाप्त करने के बाद संबोधन के अनुसार हमें अभिनिवेदन में आपका लिखना आवश्यक है। उसके नीचे अपने नाम का प्रमुख अंश लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। लास्ट में जब हम पत्र समाप्त करते हैं तब हमें आपका, अपना भाई, आपकी अपनी बहन, जो भी हमारा संबंध है
उसके साथ हमें पत्र समाप्त करना चाहिए। इनमें मुख्यतः वे पत्र आते हैं जो भावनात्मक जुड़ाव वाले निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, अपने परिवार के लोगों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र परिवार के लोगों, निकट संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, मित्रों आदि। अब देखिए इसके उदाहरण, किस प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। खोई हुई वस्तु लौटाने के लिए किसी अपरिचित को पत्र लिखकर आभार व्यक्त कीजिए। कोई खोई हुई चीज है किसी की, वो हमें मिल गई है और हमें नहीं पता वो किसकी है, लेकिन हम उसको लौटाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से, और अपरिचित को पत्र लिखकर आभार व्यक्त, कोई पत्र किसी कोई खोई हुई वस्तु जो है वो हमें किसी अपरिचित ने लौटाई है और उसको हम वह पत्र लिखकर आभार व्यक्त करते हैं, उसका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो किस तरह से लिखना है हमें, ऊपर एड्रेस में लिखेंगे हम परीक्षा भवन, दिनांक, आदरणीय विनोद जी, अपरिचित है लेकिन जब उसने हमें अपनी खोई हुई चीज दी है तो हमें ये पता है वह कौन है। आदरणीय विनोद जी, हमें बड़े हैं छोटे हैं उसके अनुसार हमें संबोधन लिखना है। सादर प्रणाम, अब बड़ों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो आदर के साथ प्रणाम, सादर प्रणाम लिखेंगे। कोमा, पूर्णविराम का ध्यान रखेंगे और ये पत्र भी पूरे हमारे एक लाइन के साथ लिखा जाएगा। ऊपर से स्टार्ट होगा तो पूरा नीचे तक एक लाइन से ही समाप्त होगा। कहीं हमें आगे पीछे पत्र नहीं लिखना कि यहाँ तक ये लिखेंगे फिर इसको यहाँ लिखेंगे। पूरा पत्र एक लाइन से लिखा जाएगा। यह अत्यंत सुखद बात है कि अपरिचित होने के बावजूद हम दोनों में इंसानियत का रिश्ता है। आपके द्वारा लौटाए गए सर्टिफिकेट्स की वजह से मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है और कोई इंसान उसके सर्टिफिकेट्स में उसका सारा एड्रेस है, सब कुछ है, तो उसको लौटा के वह दे रहा है तो हमें उसका मन से धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। वास्तव में मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र जा रहा था। पिछली रात किन्हीं कारणों से सो न पाने की वजह से मैं बस में बैठते ही मुझे नींद आ गई और उतरते समय जल्दबाजी में बैग वहीं छूट गया, जिसमें मेरे कुछ जरूरी कागजातों के अलावा कुछ अनिवार्य सर्टिफिकेट्स भी थे। मैं बहुत विचलित था क्योंकि बस का नंबर मुझे ज्ञात न था। मैं यहाँ वहाँ बस स्टैंड के चक्कर काटता फिर रहा था। थोड़ी देर बाद अभी घर पहुंचा ही था कि घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने पार्सल लिए पोस्टमैन को देख आंखों में आंसू आ गए। सोचा आज भी दुनिया में आप जैसे अच्छे लोगों की कमी नहीं। क्षण भर में निराशा आशा में बदल चुकी। आपने मेरा बैग लौटाकर मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। ईश्वर आपको दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता प्रदान करे। मैं कभी दिल्ली आया तो आपके दर्शन कर स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। भवदीय योगेश। तो आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। कोई भी कीमती से कीमती चीज भी खो जाए तो भी उसको लौटाने वाले मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम एक पत्र लिखकर आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आप एक ट्रैकिंग कैंप जाना चाहते हैं पर आपके पिताजी ऐसा नहीं चाहते। उन्हें ऐसे कैंपों की उपयोगिता समझाते हुए पत्र लिखें। तो इस प्रश्न में
क्या बताया गया है पहले हमें वह समझना है, क्योंकि सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन समझ आएगा तभी हम उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में कोई ये नहीं है कि आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो ये नहीं है कि जो हमने 2-4 पत्र पढ़े हैं वही पत्र आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। आपको समझने हैं टॉपिक्स और फिर उसको लिखना है। तो इसमें देखो ट्रैकिंग कैंप में जाना चाहता है, मतलब ट्रैकिंग का मतलब है जैसे हिल स्टेशन वगैरह पे हम जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तो स्टिक्स होती हैं और उससे पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ते हैं उस चढ़ाई को ट्रैकिंग बोला जाता है। तो ट्रैकिंग कैंप में जाना चाहते हैं हम, हमारी इच्छा है कि हम वह कैंप अटेंड करें, पर आपके पिताजी ऐसा नहीं चाहते और आपके जो पिताजी हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो ये नहीं कि आपको नहीं भेजना चाहते, लेकिन वह इस चीज़ को सही नहीं समझते और वह आपकी भलाई के लिए चाहते हैं कि आप ना जाएं। उन्हें ऐसे कैंपों की उपयोगिता समझाते हुए पत्र लिखें। तो हमें ऐसी कोई जिद नहीं करनी चाहिए, हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए, लेकिन हमें उनके बारे में बताना चाहिए कि हमें इस कैंप से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि यह बहुत आप जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताएं। झूठी बातें, झूठे बहाने ये सब कहने की बजाय हम उन्हें अच्छे जो फ़ायदे हमें मिल रहे हैं उनके बारे में हम अपने पेरेंट्स को बताएं। शायद वह इन सबको समझ पाएंगे और हमें जाने की इजाज़त दे देंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसके बाद हमें उसके बारे में सोचना है कि इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या हम तर्क दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब बच्चों का सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, तो हमें अपने तर्क देने हैं। तो ये सभी चीज़ें पहले अपने दिमाग में सोचो, फिर पत्र को पढ़ो। आप एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी व्याकरण की बुक में, तो पहले फिर उनको पढ़ो। आप उनको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में अलग अलग तरह के आइडिया आएंगे कि किस तरह के पत्र में हमें क्या लिखना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले ये देखना हम क्या क्या सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें कुछ मिल रही हैं हमें और नहीं मिल रही हैं, तो हम इसको पढ़ने से थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा और हम इनके अलावा भी कुछ और बातें लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले परीक्षा भवन, दिनांक, जो डेट उस दिन हम लिख रहे हैं वही डेट लिखनी है हमें। फिर पूजनीय पिताजी, पिताजी के लिए हमें पूजनीय शब्द का प्रयोग करना है। चरण स्पर्श, फिर पूर्ण विराम, पूजनीय पिताजी के बाद कोमा। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, मैं छात्रावास में कुशल पूर्वक रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। वह छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रह रहा है बच्चा और अपने पेरेंट्स को यह पत्र लिख रहा है। कुछ दिन पहले ही जब परीक्षाएं समाप्त हुई थी तब मैंने आपसे जिम कॉर्बेट ट्रैकिंग पर जाने की अनुमति मांगी थी। अनुमति का मतलब है परमिशन, पर आपने मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। पिताजी, मेरे लिए इस कैंप में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कैंप में हमें दुर्गम स्थानों की कठिनाइयों को पार करना सिखाया जाना है। दुर्गम का अर्थ है जहां हम कठिनाई से पहुंच पाए, जहां जिस रास्ते में हमें जाने में कठिनाई होती है, ऐसे रास्तों को हमें पार करना सिखाया जाता है कि किस तरह से हम मुश्किल भरे रास्तों को पार कर सकते हैं। जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का साहस के साथ मुकाबला करना तथा आपसी सहयोग से कार्य करने की कला सिखाया जाना बहुत सार्थक एवं उपयोगी है। नए नए स्थानों के ज्ञान के साथ पहाड़ी स्थानों पर चढ़ने का भी
अभ्यास होगा तथा इस कैंप में जाने वाले सभी छात्रों को एनसीसी की ओर से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। एनसीसी का प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, वह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमें एनसीसी के सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स को बतानी है। भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करते समय इस प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए, संलग्न का अर्थ है इसके साथ ऐड करने में या इसको लगाने से मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करूंगा, मतलब गौरव अनुभव करूंगा मैं इसको लगाने से। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके मार्क्स दिए जाते हैं और यह जीवन में बहुत अनुशासन और हमें बहुत कुछ चीजें सिखाता है। आशा है इन तथ्यों को विस्तार से जानकर आप मुझे ट्रैकिंग कैंप पर जाने की अनुमति अवश्य देंगे। वह ये बातें बता रहा है तो उनको लगता है कि जब मैं ये है पेरेंट्स को यह चीज़ें कि ये मेरे नौकरी के लिए भी काम आएगा, ये सर्टिफिकेट अच्छा है, ये हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है और ऐसे रास्ते जो हमें ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े तो हम उन रास्तों को पार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ सिखाया जाएगा। तो यह सर्टिफिकेट मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा अनुभव करूँगा। आशा है इन तथ्यों को विस्तार से जानकर आप मुझे ट्रैकिंग कैंप पर जाने की अनुमति अवश्य देंगे। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। तो वह अपने पिताजी से अनुमति मांगता है और उससे होने वाले फायदे बताता है, जिससे उसको पूरी उम्मीद है कि पिताजी उसे जाने की अनुमति दे देंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र, बेटा है तो पुत्र और बेटी है तो पुत्री लिखेंगे और यहाँ आज्ञाकारी की स्थान पर हम आज्ञाकारिणी लिखेंगे और कैक है गे। नाम लिखने के लिए बोला गया है तो हम नाम लिखेंगे, अन्यथा यहाँ कैक है गे लिखेंगे। अब हमारे ये 2 पत्र हो गए हैं, इनको पढ़ना है और व्याकरण में और भी अनेक उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं पत्र की पीडीएफ भेजूंगी जिसमें 5-6 पत्र होंगे अलग अलग टॉपिक के। तो उसमें हर पत्र को आप अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखेंगे। सभी एग्जाम्पल्स आपको व्याकरण में मिल जाएंगे और औपचारिक के और अनौपचारिक के दोनों तरह के पत्र होंगे। तो सभी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आपकी नोटबुक चेकिंग होगी इस मंथ के लास्ट वीक में, और इस बार रोल नंबर से नोटबुक नहीं ली जाएगी। सभी बच्चों की एक ही डेट को लास्ट वीक में किसी दिन भी सबमिट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आप सभी अपनी नोटबुक साथ साथ कंप्लीट करें। जब भी नोटबुक की चेकिंग होगी और आप समय पे नोटबुक नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसलिए आपको जिस दिन बोला गया है उसी दिन अपनी नोटबुक कंप्लीट सबमिट करनी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपडेटेड सिलेबस दिया जाएगा, क्योंकि इस चलते समय में जो पहले सिलेबस था उसमें से 30% आपका सिलेबस काट दिया गया है, क्योंकि जो हम रेगुलर पढ़ सकते थे उसमें अब थोड़ा ऑनलाइन क्लासेज में उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीएसई ने इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका 30% सिलेबस कर दिया गया है। तो मैं आपको अपडेटेड सिलेबस सेंड करूंगी और उसमें आपको देखने हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं हैं। तो आपको अपनी क्षितिज और कृतिका बुक में आपको जो इंडेक्स पेज है उसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा चैप्टर हमारा आएगा। अब अभी हमने जो
नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ा था, लेकिन वह चैप्टर आपका नहीं आएगा क्योंकि हमें सिलेबस बाद में मिला है, तो वो चैप्टर नहीं आएगा, इसलिए हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अगर आपने लिखा है तो अच्छा है, अगर नहीं लिखा तो आप उसको फिर नोटबुक में नहीं लिखेंगे। और मंडे क्विज के लिए आपको रेडी रहना है। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।